नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। आज हम जानेंगे कि जीएस पेपर 2 में यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है और इसकी मेन जो हेडलाइंस हैं वो क्या हैं। जीएस पेपर 2 में जैसे ही आप जीएस पेपर 2 का नाम लें तो आपके दिमाग में सबसे पहले गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आना चाहिए। हिंदी में हम बात करते हैं शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सबसे पहले आप जीएस पेपर 2 में इन टॉपिक्स को याद करिए कि जीएस पेपर 2 में कौन कौन टॉपिक्स हैं ब्रॉडली। बाकी हम बात करने वाले हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सब टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। देखिए, जीएस पेपर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें लगभग मोर देन 80% टॉपिक्स वो हैं जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी ऐतिहासिक आधार, इवोल्यूशंस विकास, फीचर्स विशेषताएं, अमेंडमेंट्स संशोधन, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। लक्ष्मीकांत की जो किताब है पॉलिटी की, उसमें ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर कर सकते हैं और विशेष रूप से वहाँ पे जो उसका फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। एवोल्यूशंस, कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से फीचर्स हैं, और हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। देखिए, अमेंडमेंट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, खासकर हमारे आईएएस के एग्ज़ाम के लिहाज से। और कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं और पूछने की उम्मीद रहती है। तो अगर मैं आपको थोड़ा अमेंडमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो अमेंडमेंट्स हमारे संविधान के जो पार्ट नंबर 20 है उसमें डिफाइन है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट्स की बात की गई है। हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान ना तो फ्लेक्सिबल है, यानी ना तो लचीला है, और ना ही कठोर है, या दोनों का एक मिक्सचर है, यानी मिश्रण है। अब क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट्स की पावर किसके पास है। तो अमेंडमेंट्स की पावर पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि वो हमारे संविधान के किसी भी पार्ट में, संविधान के किसी भी स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट कर सकती है? तो इसका आंसर है नो। पार्लियामेंट पूरे संविधान को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा केस हुआ था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि पार्लियामेंट इस चीज के ऊपर अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अगर कोई भी चीज जिसके बीच में वो एक विशेष चीज आती है तो उस पर अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। वो विशेष चीज क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्रीलिम्स के लिहाज से कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखने के बाद में आप उन अमेंडमेंट्स को लक्ष्मीकांत
में ज़रूर ढूंढिएगा और उनको याद करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, जो 1951 में हुआ था और ये 2019 में ही पूछा गया है प्रीलिम्स में। उसके बाद में 10th अमेंडमेंट जो 1961 में हुआ था। उसके बाद में 12th अमेंडमेंट 1962 में हुआ था। 13th अमेंडमेंट 1962 में हुआ था। 21st अमेंडमेंट 1967 में हुआ था। 31st अमेंडमेंट 1972 में हुआ था। 36th अमेंडमेंट 1975 में हुआ था। 41 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। हमारे संविधान में जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया था दैट वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इसको इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि यह इंदिरा गांधी जी के सरकार में किया गया था। इससे हमारे संविधान में काफ़ी परिवर्तन किए गए थे। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट परिवर्तन को मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स को जोड़ा गया था। कौन कौन से वर्ड्स थे वो? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट किया गया था जिसमें आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A जोड़ा गया था। यूपीएससी ने आर्टिकल 48A से क्वेश्चन पूछा है और ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। उसके अलावा 52 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 70th अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का पीडीएफ मिले तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। यानी संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, यानी यूनियन और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। और क्योंकि मेंस में आपको इश्यूज पे, चैलेंजेस पे ज़्यादा बात करनी होती है तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, यानी कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं फेडरल स्ट्रक्चर से। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर तो आप लक्ष्मीकांत में या फिर आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता हो जाएगा। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, यानी जो लोकल लेवल पर पावर्स और फाइनेंसेस को हस्तांतरण करते हैं और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आपको इतना प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, यानी वेरियस ऑर्गन्स, विभिन्न ऑर्गन्स के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे मेंस में पूछेंगे।
डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी विवाद निवारण तंत्र और संस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरीके से पावर्स को सेपरेट किया गया है। जैसे कौन कौन सी पावर्स पार्लियामेंट के पास में है, कौन कौन सी पावर्स जुडिशरी के पास में है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, यानी भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ में तुलना। काफी इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिहाज से। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज, यानी संसद और राज्य विधायिका, उनका जो संरचना स्ट्रक्चर है, कार्य है, और किस तरीके से कार्य संचालन होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, शक्तियां क्या क्या हैं और विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले सब्जेक्ट्स, इश्यूज, विषय के बारे में। देखिए पार्लियामेंट से क्वेश्चंस हमेशा आने के चांस रहते हैं, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप पढ़ें पार्लियामेंट तो आप तुरंत पढ़ें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिहाज से, लेकिन दोनों के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इनको कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में इजीली बैठ जाएगा। पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यहाँ पे दो वर्ड सामने आए हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को गूगल कर सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत में इसको आप ढूंढ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आज मैं इसको डिफाइन करूंगा दोनों को तो इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि हमारा आज का एजेंडा है, आज हम जीएस पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, विशेष रूप से सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस में डिफाइन किया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो इसीलिए ये आपको स्वयं करना होगा। उसके अलावा मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिहाज से एंड ऑल्सो मेंस, क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से। एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी को हम कहते हैं न्यायपालिका। इनकी संरचना क्या है, इनका संगठन क्या है, और कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग क्या हैं। प्रभावक समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा जब आप सर्च करेंगे इन पॉइंट्स को। आगे साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप एक ऐसे नोट बना के रख लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। आज आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे फिनिश होगा। तो इसका जो एक सबसे शॉर्ट तरीका है वो ये है कि जो जो पॉइंट्स, जो जो टॉपिक्स इस सिलेबस में मेंशन है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एटसेट्रा, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, आप इन सब टॉपिक्स के अलग से नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आप सिलेबस टू सिलेबस प्रिपरेशन करेंगे, इससे आपका टाइम ज़्यादा किल नहीं होगा। ओके, और इससे आप जल्दी
अपने पूरे मेंस के सिलेबस को पूरा कर लेंगे और ये सब करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में हेल्प होगी। तो आप इस तरीके से अपने जीएस पेपर 1 को, 2 को, 3 को तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यानी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यूपीएससी ने दिए हैं और बोला है कि बच्चे प्रीलिम्स में और मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं पूछूंगा। ओके, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो कैसे होती है और उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन अपॉइंटमेंट करता है। दूसरा, उन संवैधानिक पदों का पावर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे मैं आपको अगर बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल कैग कैसा बॉडी है, क्या ये संवैधानिक बॉडी या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। अगर मैं आपसे बोलूं अटॉर्नी जनरल, ये कैसी बॉडी है, संवैधानिक या गैर संवैधानिक। अगर मैं आपसे बोलूं फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है या फिर इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, तो आपको इन सारे बॉडीज़ को जो विशेष रूप से संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनको आप डेफिनेटली तैयार करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग वीडियो देखते देखते सो गए होंगे या फिर कुछ लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा ही नहीं होगा, उन लोगों ने वीडियो बंद कर दिया होगा। यार आईएएस अगर बनना है तो उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। और हमारे गांव में कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जागते रहो तो आपको मिलेगा, और खाली जागने से काम नहीं चलेगा। अगर आप जागते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, तो आपको फिर भैया फल नहीं मिलने वाला है। जागते रहिए और साथों साथ मेहनत करते रहिए। आपका जो टारगेट है, लक्ष्य है, उससे मत भटकिए। उससे अगर आप भटकेंगे तो फिर भटकन तो बहुत बड़ी है। देखिए, एक विद्यार्थी के अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं, उन बातों को विद्यार्थी में होना बहुत जरूरी है। जैसे काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी काक चेष्टा का मतलब होता है कि कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए। जिस तरीके से बगुला तालाब में खड़ा होकर के केवल पानी के भीतर तैरती हुई मछली को निहारता रहता है, आसपास कोई ट्रैफिक हो, कोई कुछ भी चिल्लाए, लेकिन बगुले का ध्यान नहीं भटकता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी का ध्यान अपने टारगेट से नहीं भटकता है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस पाएगा। तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान का मतलब कुत्ता होता है, तो स्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। यानी जैसे ही कोई आवाज आई तो तुरंत कुत्ता जग जाता है, वैसा इंसान को बनना पड़ेगा। अल्पहारी, भोजन कम करना है। अगर आपको आईएएस बनना है तो बेटा भोजन कम करना होगा, क्योंकि अगर आप रात में ज़्यादा खा लेंगे तो फिर बॉडी की नेचुरल हैबिट है कि फिर वो आराम चाहेगी, रेस्ट चाहेगी, और आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी। तो इससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा खाना कम खाइए। ओके। और फाइनली है कि गृह त्यागी, यानी घर से दूर रहने वाला। तो आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी घर से दूर रह के तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कि आप लोग ज़रूर आईएएस बने, लेकिन मेहनत करते रहिए और एक सही दिशा में करते रहिए। ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए फालतू की चीज़ों में।
चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं हम लोग। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉसी जुडिशियल बॉडीज। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यूपीएससी ने दिए हैं, जैसे स्टैट्यूटरी क्या होता है, रेगुलेटरी एंड वेरियस, कॉसी जुडिशियल का मतलब क्या होता है। तो आप इसके नोट्स बनाएंगे। संवैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। अब बात करते हैं हम गवर्नेंस के बारे में कि गवर्नेंस से क्या क्या हमको प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। द रोल ऑफ एनजीओज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यानी विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको प्रिपेयर करेंगे सेपरेटली। नेक्स्ट, welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and state, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। यानी केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों, यानी जो ऐसे वर्ग जो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही वल्नरेबल हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली मेंस में आने के चांस रहते हैं। उसके बाद इशूज relating to the development and management of social sector service relating to health, education and human resources। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या रखा गया है? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर इसे कमेंट में लिखें। इशूज रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत रहते हैं, तो आप पॉवर्टी एंड हंगर पे एक विशेष नोट तैयार करें। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, e-governance applications, models, successes, limitations and potential, citizens charters, transparency and accountability and institutional and other measures। यानी शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप एक एस्से ज़रूर लिखें, एक निबंध लिख करके पहले से तैयार रखें। अब बारी आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, यानी भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं,
इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं आईआर की, तो ये करंट पर बेस यानी करंट अफेयर्स पर पूरा बेस्ड है। न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहती हैं, और कई मैगजीन्स में, जैसे विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन है या फिर दृष्टि की जो मैगज़ीन है, इसमें वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आईआर को कवर करते हैं। तो आप वहाँ से भी उनके नोट्स से इनको तैयार कर सकते हैं। करंट के इश्यूज हैं ये। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब यहाँ से जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स कौन कौन सी हैं, उनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। भारत के हितों पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी नीतियां और राजनीतिक प्रभाव। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसे आप कमेंट में ज़रूर लिखना। उसके बाद में इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय, इनका क्या योगदान भारत के लिए है, आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट, यानी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन से फोरा और उनका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था पेपर 2 जो हमने कंप्लीट कर लिया है।